Hello everyone, I welcome you all to the largest online learning platform of Unacademy. Talking about myself, I am Surbhi Singh and I have completed my master's and bachelor's degree in biotechnology from KIIT University, Bhubaneswar. And I have qualified CSIR NET in June 2019 and also qualified GATE Biotechnology in 2019 as well as 2020. Also, I have qualified exam JJBS in December 2019. So, talking about this platform of Unacademy पे एक नया प्लेटफॉर्म हम लॉन्च कर रहे हैं, नया स्ट्रीम जिसका नाम है लेट्स क्रैक CSIR UGC नेट, जहाँ पे हम जितने भी CSIR नेट के एस्पिरेंट्स हैं जिस किसी भी डिसिप्लिन से हो उनको हम कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि वो क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करें, वो क्या एक प्रॉपर प्लान यूज़ करें जिससे कि वो अपने एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकें। तो हम बात करें कि इस प्लेटफॉर्म पे आपको क्या क्या मिलेगा अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा डेली लाइव क्लास, जहाँ पे डिफरेंट एजुकेटर्स एक ऑनलाइन लाइव क्लास लेते हैं जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको जो डिफ़िकल्ट लगता है वो कॉन्सेप्ट आप उनसे बार बार पूछ सकते हैं ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को लेके पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो बेसिकली इस लाइव क्लास में आपको एक फिजिकल क्लासरूम जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा जहाँ पे आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लास कर। इसके साथ ही आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेज अटेंड करने का टाइम टू टाइम मौका मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनेशन हॉल में जो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है उसको आप इजीली ओवरकम कर पाएंगे, जब जिसके कारण आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, लाइक टाइम टू टाइम हम अपने आप को इवेलुएट करें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। उसके लिए ये लाइव टेस्ट एंड क्विजेज बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स, जैसे कि आपको फर्स्ट क्या पढ़ना होगा, आपको सेकेंडली कौन सा चैप्टर पढ़ना होगा, और दो चैप्टर पढ़ते टाइम आप उन दोनों को कैसे इंटरलिंक करके पढ़ेंगे जिससे कि आपको ईजिली याद कर पाएंगे। अगर आप लाइक इंडिविजुअली एक टॉपिक पढ़ रहे हैं फिर दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं रैंडमली कुछ भी, तो वो इंटरलिंक करके पढ़ने में डिफ़िकल्टी होगी। तो हम एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड करेंगे आपको, और उसके बीच में कनेक्ट करके कैसे पढ़ना है, कैसे इजीली मेमोराइज करना है, डिफरेंट टेक्निक्स कैसे करना है, वो सब हम आपको बताते हैं यहाँ पे। उसके साथ ही एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसका जितने भी कोर्सेज होंगे अनअकैडमी पे आप उन सारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम पे। तो आपको एक अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है जितने भी हमारे कोर्सेज होंगे उन सब चीज़ों, और आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी। जितने भी हमारे टॉप फैकल्टीज़ हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे, आप उन सब का लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो हम बात करें कि CSIR UGC नेट के सब्सक्रिप्शन के बारे में कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, आप कितने महीने का प्लान लेंगे तो आपको एक पूरा प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, और मैंने यही स्ट्रैटेजी अपनाया था कि आप 12 मंथ्स और 2 इयर्स का एक टाइम स्पेन लेके चले कि मुझे इतने टाइम में प्रिपरेशन करना है। एक 12 मंथ्स तो मिनिमम लग ही जाते हैं आपको पूरे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन, रिविजन, टेस्ट सीरीज सब कुछ करने में। इसलिए आप एक 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन या फिर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जो कि आपको मिनिमल कॉस्ट पे मिल जाएगा हमारे यहाँ। और इसके साथ ही अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं जो कि है सुरभि01, तो इससे आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके कारण आपका जो 12 मंथ का कोर्स है वो सिर्फ 10,395 में मिल जाएगा, और 24 मंथ वाला कोर्स 15,120 में मिल जाएगा, जो कि आपके लिए इकोनॉमिकल भी होगा। और आप लाइक फ्रॉम द वेरी बेसिक टू द टफेस्ट पार्ट आपको एक पूरा स्ट्रैटेजी मिलेगा आपको कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, फिर आपको कब क्या पढ़ना है, कैसे टेस्ट सीरीज देने हैं, सब कुछ का एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा आपको अगर आप एक प्रॉपर टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आपको 12 मंथ या 24 मंथ का ही सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। तो बात करें अगर हम आज के इस प्रेजेंटेशन के बारे में, तो आज हम बात करने वाले हैं CSIR नेट एग्ज़ाम होता क्या है और इससे हमें क्या मिल सकता है, इसकी क्या स्ट्रैटेजीज हमें अपनानी चाहिए ताकि हम इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि CSIR UGC नेट एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट करता है एक बॉडी जिसका नाम है नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, एक सेलेक्ट करता है कैंडिडेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट लिस्ट,
जिससे कि वो स्टूडेंट जेआरएफ फेलोशिप के लिए क्वालिफाई करता है। इस फेलोशिप से क्या होगा कि आप इंडिया के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, आईआईटी, आइजर, आईआईएससी, एनआईटीज़ में आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आपको जो सीएसआईआर का जो बॉडी है वो आपको फेलोशिप प्रोवाइड करेगा ऑन अ मंथली बेसिस। इसके साथ ही अगर आप एलएस क्वालिफाई करते हैं तो उसके थ्रू आपको एक एलिजिबिलिटी लाइक आपको मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हो गए हैं टू ज्वाइन एज अ लेक्चरर इन एनी इंडियन यूनिवर्सिटी। तो ये एग्ज़ाम जो होता है वो मेनली 5 डिसिप्लिन्स में कंडक्ट किया जाता है, जो कि केमिकल साइंसेज है, अर्थ साइंसेज है, मैथमेटिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है एंड लाइफ साइंस। तो हम यहाँ पे मेनली लाइफ साइंस पे फोकस करेंगे, सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। बात करें कि कौन ये एग्ज़ाम दे सकता है, पर्टिकुलरली लाइफ साइंस का एग्ज़ाम। आपके पास कोई भी मास्टर्स या फिर इक्विवेलेंट डिग्री हो, जैसे कि बीटेक हो या फिर एक इंटीग्रेटेड हो, बीटेक एमटेक डिग्री हो, एमएससी हो, ये कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री हो आपके पास, बैचलर्स या फिर ग्रेजुएशन डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री। लेकिन पार्टिकुलरली आपको जो फील्ड होना चाहिए टू अपीयर फॉर द एग्जाम इन द कैटेगरी ऑफ लाइफ साइंसेज, आपको जो क्वालिफाइड एग्जाम होना चाहिए वो लाइफ साइंस के डिसिप्लिन से सिमिलर होना चाहिए। जैसे कि मे बी जूलॉजी हो गया या फिर बॉटनी हो गया या फिर बायोटेक्नोलॉजी, और हम बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर कोई भी बायोलॉजिकल साइंसेस का फील्ड हो गया, उससे आपको एक डिग्री होना चाहिए जिससे कि आप एलिजिबल होंगे ये एग्ज़ाम देने के। साथ ही अगर एज लिमिट की बात करें तो फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ जेआरएफ एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स है। लेकिन एलएस के लिए पार्टिकुलरली कोई एज लिमिट नहीं है। आप एलएस के लिए जो सीएसआई नेट का एग्जाम है वो कभी भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप जेआरएफ कैटेगरी में ये एग्जाम दे रहे हैं तो आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 28 ईयर्स से कम होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर हम ये एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न की बात करें कि इस एग्जाम में क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो ये जो एग्जाम होता है उसमें आप 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में क्या होता है, आपको जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस मिलते हैं। पार्ट बी में आपको लाइक डायरेक्ट क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, जैसे कि मेमोरी बेस्ड होते हैं। जैसे कि आप या तो आपको याद है वो क्वेश्चन तो आप करेंगे, आपको नहीं याद है तो उनको अवॉइड कर देना ही ठीक है, क्योंकि आप उनको अगर अगर आप चाहेंगे कि हम गेस करके करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेगेटिव हो जाता है। इसलिए हम उनको उन सारे क्वेश्चंस को जो हमें श्योर नहीं है हमें और हमें याद नहीं है उनको हमें अवॉइड कर देना चाहिए। पार्टिकुलरली पार्ट बी में हमें कोई गेसिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं सजेस्ट करूँ। और फाइनली बात करें पार्ट सी की, तो पार्ट सी जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें कि आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन की जो वेटेज होती है वो 4 मार्क्स होती है और 1 मार्क जो होता है इसकी नेगेटिव मार्किंग। तो अगर हम देखें जैसे कि पार्ट सी को अगर हम मेनली फोकस कर रहे हैं, ठीक है, तो पार्ट सी में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप 25 क्वेश्चन सही कर ही पाए, तो हम टारगेट कर सकते हैं बेसिकली 20 to 22 क्वेश्चन अगर हमारे करेक्ट हो रहे हैं, तो 20 to 22 क्वेश्चन अगर लेट्स से कि हमारे 22 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है, तो इस 22 क्वेश्चन से हमने 88 मार्क्स सिक्योर कर लिए। ठीक है, तो 88 मार्क्स तो हम श्योर हैं कि हमें मिलने वाले हैं। अगर हमने पार्ट सी इनिशियली कंप्लीट कर लिया, अच्छे से तैयारी कर लिया, तो हम श्योर है कि हमको 82 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसका हम प्रिपरेशन कैसे करें, तो ये जो पार्ट सी होता है ये क्या मेनली बेस्ड होता है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है। जैसे कि आपको दे देगा कि कोई भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें हम लाइक एक मॉलिक्यूल ऐड किए, तो वो मॉलिक्यूल ऐड करने से उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो वो आपको या तो एक ग्राफ के फॉर्म में प्रेडिक्ट करना होगा कि ये चेंजेस आएगा, या फिर आपको कुछ भी एक बार ग्राफ के फॉर्म में कुछ दे देगा आपको प्रेडिक्ट करने के लिए। तो वो आपके एनालिटिकल नॉलेज को मेनली देखता है कि आप कितने उस क्वेश्चन को एनालाइज करके उसको आंसर कर सकते हैं। अगर हम पार्ट सी को फोकस करें तो मेनली जो अगर हम 22 क्वेश्चन मान लो टारगेट करें, तो 6-7 जो मेजर टॉपिक्स हैं अगर उनको हम कंप्लीटली कवर कर लें तो उससे हमारा 20 to 22 क्वेश्चन आराम से हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम फर्दर बात करें कि कौन कौन से मेजर टॉपिक्स होंगे जिनको हम फोकस करें, पार्टिकुलरली मैं पार्ट सी की बात कर रही हूँ,
पार्ट बी में ऐसा है कि आप अपने हिसाब से जो आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ लें। बट ऐसा है कि अगर आप पार्टिकुलरली पार्ट बी के लिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, तो ज़रूरी नहीं है कि जो पार्ट सी से क्वेश्चन आएंगे वो आप उस टॉपिक के कर पाएँ, क्योंकि पार्ट सी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही डीप होते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही डीप पढ़ना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आउट ऑफ द जितने भी टॉपिक्स होते हैं सीएसआई नेट के, उसमें आप पार्ट बी के लिए मैक्सिमम टॉपिक को कवर करें, लेकिन पार्ट सी के लिए आप स्पेसिफिक टॉपिक को चूज़ करें जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिनको आप इजीली पढ़ सकते हो, क्योंकि वो जो है वो मेजर पोर्शन है आपका। आपका 100 मार्क्स जो है वो सिर्फ पार्ट सी कंसिस्ट करता है। तो अगर डिफरेंट टॉपिक्स की हम बात करें कि जो कि हम इजीली पढ़ेंगे और स्कोर कर पाएंगे, तो उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपका डिफरेंट पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट हो जाता है आपका जीन, और जो हमारे डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन, क्लोनिंग, ये सारे पार्ट जो हो जाते हैं वो हमारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ जाते हैं। ये जो पार्टिकुलर टॉपिक है वो एक बहुत ही मेजर पार्ट कवर करता है पार्ट सी में। इससे आपको बहुत तरह के ग्राफिकल क्वेश्चंस, लाइक लाइक डिफरेंट ऑप्शंस के साथ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करें। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या नहीं होता है, वो आपको चूज़ करना होता है। जैसे कि ए बी बी सी ऐसे करके ऑप्शंस होते हैं। तो पार्टिकुलरली ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टॉपिक से बहुत सारे बनते हैं। लाइक मिनिमम 6-7 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आ ही जाते हैं। तो ये टॉपिक अगर आपको पसंद है तो इस टॉपिक में आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। साथ ही हम बात करें इनहेरिटेंस बायोलॉजी की, जिसमें हमारा जेनेटिक्स आता है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन कवर करता है इस टॉपिक से। और अगर आपको जेनेटिक्स पसंद है, जैसे कि आपको क्रॉसेस पसंद है, आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स पसंद है, तो इस टॉपिक को आप फोकस करेंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। लाइक 4 to 5 क्वेश्चंस तो इससे आते ही हैं। और बात करें हम मेनली क्रॉसेस की, जैसे मेंडेलियन क्रॉसेस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, इससे 2 क्वेश्चन हर साल आता ही है, जो कि डायरेक्ट क्रॉस पे बेस्ड होता है। आपको क्रॉसिंग करनी है, आपको उसका फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो निकालना है, और आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको उसका पूरा मेथोडोलॉजी पता है कि कैसे क्रॉसिंग कराया जाता है, तो उसको आप इजीली कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस बायोलॉजी का जो पार्ट है ये बेसिकली पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली ये सारे क्वेश्चंस को टैकल कर लेंगे। इसके साथ हम बात करें अगर सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं काइंड ऑफ डायरेक्ट आते हैं। जैसे कि आपने सिग्नलिंग पाथवे पढ़ लिया, जैसे कि हम बात करें जीपीसीआर सिग्नलिंग की, अगर आप वो जीपीसीआर सिग्नलिंग जो चैप्टर, जो जीपीसीआर का जो पूरा का पूरा जो पार्ट है, अगर आप वो अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये जीपीसीआर वाले पार्ट से हर साल मैंने देखा है कि हर साल 1 या 2 क्वेश्चन तो आता ही है सिर्फ जीपीसीआर से। लाइक इसके क्या इनहिबिटर्स होते हैं, वो कैसे उसका एक लाइक आपको 5-6 स्टेप्स दे देगा सिग्नलिंग का, फिर आपको बताना होगा कि वो प्रोसेस कैसे होता है, लाइक फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, आपको एक ओवरऑल चूज करना होगा। तो अगर आप ये चैप्टर को टारगेट कर रहे हैं तो ये आई थिंक ईजी भी होता है ये चैप्टर, और स्कोरिंग भी होता है। और इस चैप्टर में ही आपको सेल साइकिल रेगुलेशन, फिर इसके साथ ही आप सेल बायोलॉजी चैप्टर में आपको कैंसर टॉपिक भी आ जाता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्ट सी में। इस टॉपिक से आपको बहुत सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते ही हैं। फिर इसी टॉपिक में आपका एक आ जाता है एपोप्टोसिस पार्ट आ जाता है, जिससे भी मैंने देखा है लाइक हर साल 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में आ जाता है। तो आपको ये टॉपिक को भी टारगेट करना चाहिए। और अगर हम बात करें फर्दर सिस्टम फिजियोलॉजी की, सिस्टम फिजियोलॉजी आई थिंक बहुत सारे बच्चे नहीं प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चा जूलॉजी बैकग्राउंड का है तो उसको प्लांट बायोलॉजी पढ़ने में बहुत ही डिफिकल्टी होती है, तो वो चाहता है कि वो प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट को छोड़ दे। ऐसे ही कोई बॉटनी बैकग्राउंड से बच्चा है तो वो चाहेगा कि वो एनिमल फिजियोलॉजी वाला जो पार्ट है वो छोड़ दे। ठीक है, आप डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड कोई भी एक छोड़ सकते हैं। अगर आप एनिमल पढ़ना चाहते हैं, जूलॉजी से हैं, तो ठीक है आप पढ़िए। अगर आप बॉटनी से हैं और आपका प्लांट फिजियोलॉजी जो चैप्टर है वो स्ट्रांग है, तो उस पर आप एक अच्छे से उस पर अपना ग्रास्प बनाइए।
कि अगर हम पार्टिकुलरली प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर की बात करें तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, सबको पता होगा। जैसे कि आप बात कर ले फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से हर साल एक या दो क्वेश्चन तो आता ही है। अगर आप बात करें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, हॉर्मोन्स की, ये सारे मेजर चैप्टर्स हैं। जैसे कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सब के जो सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं, ये सबसे क्वेश्चंस आते ही हैं, तो हम इनको फोकस कर सकते हैं। तो वही बात है कि अगर आप सिस्टम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक पढ़िए। ये नहीं अगर हम बुक खोल के और या कहीं से पढ़ने जाएं तो लाइक बहुत ही डाइवर्स है। ये दोनों चैप्टर्स की हम बात करें, बहुत ही डाइवर्स चैप्टर, इसमें आपको चूज करना होगा, लाइक एक स्मार्ट स्टडी करनी होगी कि हमको ये पार्ट पढ़ना है, ये पार्ट छोड़ना है। और ये सारी चीज़ें आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स जहाँ पे डिज़ाइन होता है वहाँ पे ये आपको इजीली मिल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद हम बात करें अगर इवोल्यूशन और इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो टॉपिक है, ये टॉपिक तो आप कभी भी नहीं छोड़े, मैं सजेस्ट करूँगी। भले ही ये टॉपिक आपको थोड़ा टफ लगेगा, लाइक आउट ऑफ द वे लगेगा, आपको ऐसी चीज़ें लगेंगी जो हमें कोई यूज़ नहीं है, हम क्यों पढ़ें। लेकिन क्या है कि ये अगर आपने इस टॉपिक को मेमोराइज कर लिया अच्छे से तो ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। लाइक इवोल्यूशन से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपने वो टॉपिक पढ़ लिया, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, तो वो सीधा का सीधा क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में आ जाएगा। और इस टॉपिक के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत बार रिपीट भी होते हैं। सेम गोज विथ इकोलॉजी। तो ये दोनों चैप्टर का अगर आपने, इन दोनों चैप्टर को अगर आपने ग्रास्प कर लिया तो फिर यू आर इन अपर हैंड। उसके साथ ही एक मेन टॉपिक आता है जो कि है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में वैसे देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि वो इस टॉपिक को छोड़ दें। तो या तो आप इस टॉपिक को पूरी तरीके से छोड़ दें, या फिर अगर इसको आप पढ़ रहे हैं तो पूरा ही इलेबोरेटेड मैनर में पढ़ें। क्योंकि क्या होता है, इस टॉपिक से बहुत डीप क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आप ड्रोसोफिला पढ़ रहे हैं तो आप एक सुपरफिशियली अगर ड्रोसोफिला को पढ़ लेंगे, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके डिफरेंट फेजेज, स्टेजेस डेवलपमेंटल के, तो आप इससे पार्ट बी के क्वेश्चंस अगर आ गए तो कर लेंगे। लेकिन अगर पार्ट सी का क्वेश्चन आ गया ड्रोसोफिला से और आपने सुपरफिशियली पढ़ा है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि या तो आप इस टॉपिक को पूरी इलेबोरेट करके अच्छे से हर एक कंसेप्ट को समझ के पढ़ें, या फिर इसको छोड़ दें। क्योंकि आधा अधूरा पढ़ के आप सिर्फ एक अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको पूरी तरीके से फोकस्ड करके ही पढ़ें। और अगर हम फाइनल टॉपिक की बात करें, मेथड्स इन बायोलॉजी, तो मेथड्स इन बायोलॉजी जो टॉपिक है वो लाइक 7 to 8 क्वेश्चन कंसिस्ट करता है पूरे पेपर में। पार्ट सी में भी 6 क्वेश्चन आते ही हैं। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही डाइवर्स्ड है। तो इसमें क्या है कि आप अगर फोकस करके पढ़े कि आपको जैसे पीसीआर पसंद है तो पीसीआर के जितने भी कंसेप्ट है वो आपने पढ़ लिए, तो अगर पीसीआर से क्वेश्चन आया वो आप कर लेंगे। सिमिलरली अगर आप एनएमआर पढ़ते हैं तो उसको भी पूरा फुल्ली पढ़े। ये नहीं कि सिर्फ एनएमआर का प्रिंसिपल ये पढ़ लिया, तो प्रिंसिपल से तो वो क्वेश्चन नहीं करेंगे। ऑब्वियसली आपको उसके डीप में पढ़ना होगा जिससे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो या तो उस टॉपिक को आप पूरा कंप्लीट पढ़िए या फिर कंप्लीटली छोड़ दीजिए। ऐसे बीच का सुपरफिशियल पढ़ने का कोई मतलब नहीं। इसके साथ ही अगर आप जैसे कि एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, ये सब जो चैप्टर्स हैं वो आप इजीली पढ़ सकते हैं। और अगर इससे क्वेश्चन आया तो आप वो कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ये जो 4-5 टॉपिक्स हैं मेथड्स की, वो सब आप पढ़ लें तो आपके लिए बेटर होगा। तो अगर हम फाइनली बात करें कि आपको टॉपिक्स तो पता चल गए कि ये टॉपिक्स पढ़नी है, बट पढ़ना कैसे है, लाइक कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो वो सब के लिए आपको मैं स्ट्रैटेजी बताती हूँ। मैंने क्या किया था कि मैंने जो स्टार्ट किया था वो अपने फेवरेट टॉपिक से। जैसे मुझे पार्टिकुलरली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत पसंद, तो फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था बायोकेमिस्ट्री से। पहले मैंने एक बेसिक गेन कर लिया था, लाइक कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होता है। फिर इसके डीप में मैं फर्दर गई जहाँ पे मैंने रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, फिर इसके डीप में फर्दर इनका रेगुलेशन, वो सारी चीज़ें एक साथ कवर हो गई मेरी। जो आपका फेवरेट टॉपिक है अगर आप इनिशियली उससे स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको एक पॉजिटिविटी गेन होगी कि मैं कर सकती हूँ। अगर आप बहुत ही टफ टॉपिक से इनिशियली स्टार्ट करते हैं, क्या होता है, पहले तो आपका मन नहीं लगता है पढ़ने में, फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं होगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जो आपको चैप्टर ईजी लगते हैं आप उनसे स्टार्ट करें। उसके बाद कि जैसे
हम एक ये भी स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं कि हम अपने स्टडी आवर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। जैसे कि एक हो गया हमारा पार्ट ए, एक हो गया हमारा पार्ट बी। पार्ट ए में हम क्या करेंगे, जो हमारे फेवरेट जो टॉपिक हमें ईज़ी लगते हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं। पार्ट बी में हम क्या करेंगे, जो टॉपिक हमें टफ़ लगते हैं, फॉर एग्जांपल आपको इकोलॉजी टफ लगता है, आपको इवोल्यूशन टफ लगता है, आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी टफ लगता है, तो वो सारे टॉपिक्स आप पार्ट बी में रख लें और पार्ट ए में आपको जो इजी टॉपिक्स है जैसे सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वो सब रख लें। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे जब आपका माइंड लाइक फ्रेश है ऐसा करके है, तो आप अपने फेवरेट टॉपिक्स को उठाइए, आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे वो टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपका माइंड उतना सेचुरेट नहीं होगा, क्योंकि वो टॉपिक आपको पसंद है तो वो ईजिली आप पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर 2 आवर्स की वो पढ़ने के बाद फिर कुछ देर का गैप लेके फिर आप जो आपको टफ चीज़ें लगती हैं वो पढ़ें। तो इससे क्या होगा कि इनिशियली आप एक पॉजिटिविटी गेन कर लिए होंगे तो आप वो टॉपिक्स को भी पढ़ लेंगे इजीली उसी पॉजिटिविटी के साथ। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप साइमल्टेनियसली 2 टॉपिक्स को लेके चलें ताकि आप बोर ना हो। एक टॉपिक एक मोनोटोनस लाइक एक ना बना रहे कि एक सुबह से शाम तक हम बस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, एक मोनोटोनस काइंड ऑफ हो जाए। तो अगर हम लाइक मॉर्निंग के 3 आवर्स हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, इवनिंग के 3 आवर्स हम एक टॉपिक, तो वो एक बेटर तरीका मुझे लगता है। इसके साथ ही फर्स्ट डे से जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। जैसे कि क्या है कि मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक में आपको लाइक आपने 1 पेज पढ़ा, लाइक मान लीजिए आपने 2 पेज पढ़ा, उस टॉपिक में आपको ओवरऑल लगा कि इसमें ये 5 पॉइंट्स जो हैं वो मेजर इंपॉर्टेंट हैं और वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं भूल सकता हूँ। उस टॉपिक को आप एक नोट्स के फॉर्म में, बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लेंगे, जो कि एक आपका हैंडी नोट रहेगा। तो जब भी आप पढ़ें तो ये प्रैक्टिस रखिए कि आप पढ़ते रहें, साथ में एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, जो कि आपको आगे चल के रिविजन के टाइम पे बहुत काम आएगा। और एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि अब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, आज उन्होंने एक टॉपिक पढ़ा, वो टॉपिक उन्होंने कंप्लीट भी नहीं किया और वो क्वेश्चन बैंक जाके देखने लगते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगते हैं, बट उनसे हो नहीं पाता है क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कोई टॉपिक कंप्लीटली नहीं पढ़े होंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो फिर वो एक नेगेटिव थॉट आने लगता है माइंड में कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ को आप अवॉइड करें। किसी भी टॉपिक को आप थॉरली पहले कंप्लीटली पढ़ लें, उसके जितने कंसेप्ट्स हैं, उसकी जितनी लाइक नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले आप पढ़ लें। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाएँ। इससे क्या होगा कि आपको ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ, ये मुझे आता है, तो आपको एक और अच्छा लगेगा कि मैं और पढ़ूँ, फिर मुझे और आएगा। तो ये चीज़ मैं एक सजेस्ट करूँगी। इसके साथ ही पूरे प्रिपरेशन के टाइम में मान लीजिए आपके पास 1 साल है प्रिपरेशन का, तो आप टारगेट कीजिए कि इनिशियल 3 to 4 मंथ में एक बार आप पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। उसके बाद फिर अगर आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम कोई चैप्टर पढ़ा, ओवरऑल चैप्टर पढ़ा, तो आपको 4 डेज़ लगे, ठीक है? अगर आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपको 4 डेज़ तो नहीं लगेगा, आपको मिनिमम 1 एंड हाफ और मैक्सिमम आप बोले तो 2 डेज़ लगेगा, ठीक है? तो पहले आपने वो 4 दिन में किया, नेक्स्ट जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे फिर आपको 2 दिन लगेगा। इसके साथ ही आप तीसरी बार जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो आपको याद हो गई रहेंगी। फिर आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया था उस टॉपिक का, तो थर्ड टाइम आप ट्राई कीजिए कि आपको शॉर्ट नोट्स को पढ़ें ताकि आप वो सारी चीज़ों को ईजिली रिकॉल कर लें। और जो चीज़ आपने 4 दिन में पढ़ा था उसके बाद 2 दिन में पढ़ा था, आई थिंक वो चीज़ आप उस शॉर्ट नोट्स के थ्रू 2 से 3 घंटे में पढ़ लेंगे। तो क्या होगा, एक 3 राउंड ऑफ रिविजन हो जाएगा। एक फर्स्ट राउंड में आप एक थोरो स्टडी करेंगे, सेकंड में आप एक क्विक रिवीजन करेंगे और थर्ड में आप एक वेरी क्विक रिवीजन करेंगे, जो कि आपका पूरा पूरा का पूरा जो पार्ट है, पूरा का पूरा जो चैप्टर है, वो आपके माइंड में सिर्फ 2 घंटे में रिकॉल हो जाएगा। इससे क्या होगा कि पूरे के पूरे चैप्टर्स का रिवीजन रिवीजन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो यही मैं सजेस्ट करूँगी कि आप किसी भी टॉपिक को 3 बार, मिनिमम 3 बार तो रिवाइज करें, जिससे कि वो टॉपिक आप हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। और अगर आप ये शॉर्ट नोट्स वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप किसी चीज़ को बार बार देखते हैं तो वो आपके दिमाग में लाइक इमेज के फॉर्म में कैप्चर हो जाएगा, लाइक फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकंड पॉइंट ये था। तो आप वही क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में देखेंगे तो आपको याद आएगा कि इस पेज पे मैंने ऐसे लिखा था और वहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ लिखा था। तो आप इजीली रिकॉल कर पाएंगे अगर आपके माइंड में वैसा कुछ इमेज के फॉर्म में अगर इम्प्रिंटेड है पहले से, तो वो आप इजीली रिकॉल कर पाएंगे। तो बस यही स्ट्रैटेजीज़ हैं, लाइक आप
कैसे इंटरकनेक्ट करके पढ़ें टॉपिक्स को, जिससे कि आप उसको इजीली मेमोराइज कर सकें। आप अपने हैंडी शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाते चले, ये नहीं कि आपने 2 टॉपिक्स पढ़ लिया फिर एक दिन बैठ के सबका हैंडी नोट बना रहे हैं, तो वो आपका एक एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप साथ साथ पढ़ते जाएँ, साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएँ, वो एक ईजी तरीका होगा। साथ ही आप रिविज़न पे ध्यान दें। उसके साथ ही अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीटली खत्म कर लिया है तो फिर आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। डिफरेंट ऑनलाइन जो हमारे टेस्ट क्विजेज होते हैं वो सबको यूज़ लीजिए। और वैसे भी अनअकैडमी आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स तो प्रोवाइड कराएगा नहीं, जिससे कि आपको फर्स्ट क्या पढ़ना है, सेकंड क्या पढ़ना है, वो सब हम टाइम टू टाइम आपको बताते रहेंगे, तो उसकी चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी बात हो गई स्ट्रैटेजी की। तो फाइनली हम स्टार्ट करेंगे लेट्स क्रैक CSIR UGC नेट लाइफ साइंसेज को जल्दी ही। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड सुरभि 01 in order to avail 10% of discount. So okay, that's all.